आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी अतिथियों, गणमान्य व्यक्तियों एवं सभी साथियों को मेरा डॉक्टर अनिल कुमार पारिक, सहायक प्रोफेसर लोक प्रशासन, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा का सादर अभिवादन। क्योंकि आज हम सभी वेबिनार के माध्यम से नई शिक्षा नीति पर चर्चा के लिए जुड़े हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा सुअवसर है। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के संबंध में कदम बढ़ाया है और 29 जुलाई को मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय MHRD ने नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट पेश किया है। ड्राफ्टिंग विशेषज्ञों ने पूर्व कैबिनेट सचिव TS सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाले पैनल और HRD मंत्रालय द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट को भी इसमें ध्यान रखा गया है। जब इसकी अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी कर रही थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो नई शिक्षा नीति है उसमें कई बदलाव भी किए गए हैं, कई बदलाव किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो नई शिक्षा नीति है उसका मेरा जो ये संक्षेप वीडियो व्याख्यान है उसमें मैं उच्च शिक्षा के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा उसके संबंध में मैंने अत्यंत संक्षेप में इसमें बतलाने का प्रयास किया है। उच्च शिक्षा से जुड़े जो प्रमुख सुधार हैं उनमें 2035 तक 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य और मल्टीपल एंट्री एग्जिट दोनों का प्रावधान इसमें शामिल है। सरकार नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे रही है। इसके कारण देश की शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये नीति हमारे देश की जो उच्च शिक्षा है उसकी तस्वीर को काफ़ी हद तक बदल देगी। TSR सुब्रमण्यम ने नई शिक्षा नीति पर मई 2016 में अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी। हम सभी को मालूम है कि इसके बाद में डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने 31 मई 2018 में इसे लेकर के अपनी रिपोर्ट जमा की। नई शिक्षा नीति की जो बुनियाद है वो इन दोनों रिपोर्टों पर ही खड़ी हुई है कि सुब्रमण्यम समिति और के कस्तूरीरंगन समिति। के कस्तूरीरंगन चूँकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इन दोनों रिपोर्टों पर व्यापक चर्चा के बाद में फिर उच्च शिक्षा के संबंध में नीति तैयार की गई है। नई शिक्षा जो नीति है उसके जो लक्ष्य हैं तो उनमें जो प्रमुख सुधार है इनमें जैसे 2035 तक 50% हमने अभी चर्चा की कि 50% एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य इसमें शामिल किया गया है। इसका आशय यही है कि 2035 तक हर दूसरा व्यक्ति उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री एग्जिट के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के 3 या 4 साल का जो हो सकता है वो करें। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए ये अवधि 1 या 2 साल की रखी गई है। इंटीग्रेटेड बैचलर्स मास्टर्स इसमें 5 साल का रखा गया है। एम फिल को लेकर के ये है कि एम फिल को आगे डिसकंटिन्यू किया जाएगा। एम फिल के बजाय सीधे मास्टर के बाद में विद्या वाचस्पति अर्थात PhD में दाखिला लिया जा सकेगा। नवीन जो उच्च शिक्षा है उसमें जो नवीन शिक्षा नीति है उसमें जो उच्च शिक्षा है उसके लिए एक मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी का गठन किए जाने का प्रावधान है। डिग्री कॉलेज को ज़्यादा स्वायत्तता मिलेगी। अभी भी हालांकि स्वायत्तता का प्रोविज़न है, बीच बीच में स्वायत्तता के लिए द्वार खोले जाते हैं, कॉलेजों को स्वायत्तता दी जाती है, लेकिन अब ज़्यादा स्वायत्तता दी जाएगी और ये जो स्वायत्तता होगी ये प्रशासनिक एवं आर्थिक दोनों स्तरों पर दी जाएगी। वर्तमान में जो स्वायत्तता मिलती है वो ज़्यादातर प्रशासनिक स्तर पर ही मिलती है, आर्थिक स्तर पर फिर भी अधिक स्वायत्तता नहीं मिलती। अभी वर्तमान में जो UGC है, AICTE समेत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई रेगुलेटर हैं। सरकार चाहती है कि इनकी जगह सिर्फ एक रेगुलेटर बने जिसमें विधिक और चिकित्सा के क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें अनुमोदन और आर्थिक मंजूरियों के लिए अलग अलग वर्टिकल होंगे। यह नियामक ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम का काम करेगा। साथ ही अब मान्यता का जो सिस्टम है वो भी समाप्त होने जा रहा है। सरकार 15 साल में एफिलिएशन का सिस्टम पूरी तरह ख़त्म कर देगी। इसका आशय हम ये समझ सकते हैं कि कॉलेजों को विश्वविद्यालयों से जो मान्यता लेनी होती है
कोई भी नया पाठ्यक्रम चलाने के लिए मान्यता लेनी होती है, परीक्षाओं के लिए मान्यता लेनी होती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्हें मान्यता रिकॉग्निशन लेना होता है, तो उसका एक झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों हेतु एक ही स्टैंडर्ड रहेंगे। सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए भी यही बात लागू रहेगी। कॉलेजों को धीरे धीरे ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की जाएगी और उनकी ग्रेडिंग भी की जाएगी। नई शिक्षा नीति में सरकार ने कहा है कि वह शिक्षा पर अपना जो जीडीपी का व्यय है वो अधिक बढ़ाएगी। वर्तमान में हमारा जो जीडीपी है उसका 4.43% एजुकेशन पर खर्च हो रहा है, तो इसमें केंद्र और राज्य की सरकार की तरफ से होने वाला खर्चा शामिल है। अब सरकार चाहती है कि इसको 6% तक किया जाए, जो एक स्वागत योग्य कदम है। खर्चा बढ़ने से आबादी के ज़्यादा हिस्से को ज़्यादा गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल पाएगी। जो वंचित एक हिस्सा है आज भी उच्च शिक्षा से या शिक्षा से, उसे इसमें शामिल किया जा सकेगा। विकलांग बच्चों के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। साथ ही इसमें एनएसएफ की तर्ज पर एनआरएफ बनाने का प्रावधान है। सरकार अमेरिका की जो एनएसएफ है, नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएगी, जिसमें न केवल विज्ञान बल्कि सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। ये फाउंडेशन बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा और ये शिक्षा के साथ अनुसंधान रिसर्च में आगे आने वाले समय में इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। एक अन्य बदलाव अब ये सरकार करने जा रही है कि नई शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी अब बदल करके शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, जो कि एक सामान्य बात है। हमारी जो ये शिक्षा नीति है ये उच्च शिक्षा के साथ साथ स्कूलों की प्रणाली में भी तेज़ी से परिवर्तन लाने का इसमें सरकार का विचार है। अर्थात प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक इसमें महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन किए जा रहे हैं। शीर्ष जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनको भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति अब मिल जाएगी। छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। संस्थानों को इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाना होगा। इस नीति का जो लक्ष्य है वो भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनना होगा, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या अधिक छात्र होंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम संक्षेप में अगर हम देखते हैं तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह शिक्षा एवं उच्च शिक्षा दोनों के क्षेत्र में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक मील का पत्थर साबित होगी और आने वाले समय में हमारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र की दशा और दिशा ये दोनों ही बदल देगी। आवश्यकता है कि इसको सही ढंग से लागू किया जाए, साथ ही जो वर्तमान की जो कमियां हैं उनको इसके माध्यम से दूर किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में खर्च बढ़ाया जाए, शोध के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्तामूलक शोध पे ध्यान दिया जाए। मैं सभी का एवं आयोजकों का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सादर धन्यवाद।